हाय दोस्तों, मैं पी कुमार चक्रवर्ती आप सबको लेकर चल रहा हूँ प्राचीन भारत पर। प्राचीन भारत पर हम लोग देखें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा। पहला टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत, फिर दूसरा टॉपिक है प्रस्तर युग, आदिम मानव, फिर उसके बाद ताम्र प्रसाण, कृष्णक संस्कृतियाँ और हड़प्पा संस्कृति, आकांक्ष युगीन सभ्यता पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ईरानी और मकदूनिया आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग देखेंगे मौर्य युग देखेंगे, और मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम देखेंगे, सातवाहन युग देखेंगे, और हम लोग देखेंगे सुदूर दक्षिण में इतिहास से आरंभ देखेंगे, गुप्त साम्राज्य देखेंगे, हर्ष और उनका साम्राज्य देखेंगे, दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य, दर्शन का विकास देखेंगे। इतने टॉपिक हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि भाई प्राचीन भारत में क्या क्या चीज़ें होंगी। प्राचीन भारत को हम लोग जानने से पहले सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा ऐतिहासिक स्रोत, कि प्राचीन भारत कैसे इस तरीके से इसका जानकारी मिलती है। तो जानकारी सबसे पहले मिलती है ऐतिहासिक स्रोत, इसके स्रोत क्या क्या रहे। तो स्रोत के बारे में बात करें तो ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा चलते हैं। तो किसी व्यक्ति समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्रों की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति, समाज, देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों का कालक्रमिक विवरण, अगर हम कालक्रमिक जो इसका क्रम से अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो हम लोग बोलेंगे उसको इतिहास कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको इतिहास कहेंगे। इतिहास किसी मानव समाज, किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, हम लोग इतिहास में देखते हैं कि उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी और राजनीतिक स्थिति कैसी थी। इन स्थितियों का हम लोग देखते हैं और समय के साथ साथ इनका परिवर्तन भी देखते हैं। ये होता है इतिहास। इतिहास में हम देखते हैं पहला स्रोत पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है? ध्यान देना। पुरातात्विक स्रोत में हम देखते हैं किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं, भवन आते हैं, मूर्तियाँ आती हैं, बर्तन आती हैं आदि शामिल हैं। मतलब कि ये सब अवशेष जो होते हैं इनके, ये सब जो अवशेष होते हैं कहाँ मिलते हैं? अधिकांश पुरातत्व शास्त्र प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। प्राचीन टीलों से खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। अगर टीलों की धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं। देखो, टीला क्या होता है? धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृति, मुख्य सांस्कृति और बहुसांस्कृति। क्या होता है? एकल सांस्कृति, मुख्य सांस्कृति और बहुसांस्कृति। प्राचीन टीलों अथवा स्मारक का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं के कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातात्विक विज्ञान या आर्कियोलॉजी कहलाता है। आर्कियोलॉजी क्या होता है? देखो, प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन करके वहां से प्राप्त वस्तुओं का कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना ही
पुरातात्विक विज्ञान या आर्कियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। उसके आगे हम देखते हैं पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों को पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 2500 ईसा पूर्व हुई थी। उत्खननों से हमें गंगा घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिली है कि उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृद भांड का उपयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन के किन अनाजों का उपभोग करते थे, किस प्रकार के औजारों हथियारों का प्रयोग करते थे। तो ये सब उत्खननों की गंगा घाटी की जो उत्खनन विकसित थी उसमें ये जानकारियाँ मिलती हैं। फिर उसके बाद दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्तियों के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे तथा इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ कहते हैं। किसी प्राचीन वस्तुओं में विद्यमान कार्बन 14 में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। तो मतलब कि कह सकते हैं कि प्राचीन वस्तुओं का जो निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है, कितनी साल पुरानी है, इसका हम लोग कार्बन 14 से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? कार्बन 14 से प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो कार्बन 14 है कि कैसी विधि है। इसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी, जिसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक, कार्बन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान रहते हैं। किसमें विद्यमान रहते हैं? सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान रहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। मतलब कि कृषि का जो प्रचलन था कब था? 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषता परागों के विश्लेषण द्वारा जलवायु वनस्पति का इतिहास जाना जाता है और पशुओं की हड्डियों का परीक्षण करके उनकी आयु का पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने अनेक प्रकार के कार्यों में लाए जाने का भी पता लगाया जाता है। ठीक है। और दूसरा साक्ष्य होता है सिक्के। अब सिक्के में कैसे होता है, ध्यान देना। सिक्के में हम लोग इसमें हम क्या देखते हैं? ऐतिहासिक जो साक्ष्य होते हैं या पुरातात्विक साक्ष्य जो होते हैं, इसमें देखते हैं कि सिक्कों के अध्ययन से मुद्रा शास्त्र या न्यूमेस्टिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र या न्यूमेस्टिक्स कहते हैं। मुद्राओं की बनावट एवं उनमें प्रयुक्त धातु की मात्राओं के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं का प्रकाश पड़ता है। ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनाई जाती थी। अधिकांश मोहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर लेख नहीं होते था, केवल आकृतियाँ विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। जिन पर कोई लेख ना हो और केवल आकृतियाँ विद्यमान होती हैं, जिनमें केवल आकृतियाँ विद्यमान होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पंचमार्क या आहत सिक्के कहे जाते हैं। भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के के सांचे मिले हैं। मतलब कि भारत के पुरातात्विक खुदाई में जो हुआ उसमें बड़ी मात्रा में क्या हुए? तांबे, चांदी, सोने एवं शीशे के सिक्के के सांचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात
ईसा के आरंभिक 3 शताब्दियों सिंबंधित है। भारत में मिले आरंभिक सिक्कों के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तिथियां अंकित मिलती हैं। लेकिन बाद में जो सिक्के मिलते हैं उसमें क्या होता है, राजाओं के नाम और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित मिलती हैं। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। तो सिक्कों के लेख एवं तिथियों का जो उत्कीर्ण किया गया है उसकी परंपरा सबसे पहले कौन किया था, यूनानी शासकों ने किया था। किसने किया था, यूनानी शासकों ने किया था। सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री, वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था, इसलिए सिक्के का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान था। आर्थिक इतिहास के अध्ययन में इसका महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिलते हैं, जो विशेषतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित हैं। जो सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं वो शीशे के बने थे, पोटीन के बने थे और तांबे के, कांसे के, चांदी के और सोने के निर्मित हुआ करते थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। इसमें आ सकता है क्वेश्चन कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो गुप्त शासकों ने किए थे। जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने किया था, शासकों ने प्रचलित किए थे। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। जो कुषाण सातवाहन के जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, शीशे से सिक्के जारी किया करते थे। कौन से सिक्के, शीशों के सिक्के जारी किए थे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अभिलेख से कैसे हम लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं। तो अभिलेख के सिक्के हम लोग देख पाएंगे। अभिलेख के सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इसके अध्ययन को पूरा लेखक शास्त्र कहते हैं। मतलब कि अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो अभिलेख है सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसके अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम पर मिलते हैं। किस पर मिलता है, वैदिक देवताओं के नाम पर मिलते हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथियों के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों, मूर्तियों पर भी मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में हैं तथा ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी में से मिलने लगी हैं तथा 4वीं 5वीं सदी में इसका सर्वव्यापक प्रयोग होने लगा है। ठीक है, तो जो अभिलेख मिला करते थे वो ज़्यादातर किस में मिलते थे, प्राकृतिक भाषा में मिलते थे। लेकिन इस अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगा है। 4वीं और 5वीं सदी में इसका सर्वव्यापक होने लगा था। ठीक है, अगर हम देखें कि भाई इसमें ऐतिहासिक स्रोत कैसा है। अगर ऐतिहासिक स्रोत की बात करें, प्राचीन इतिहास के स्रोत की बात करें तो साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं और विदेशी यात्रा का विवरण मिलता है और पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। साहित्यिक स्रोत साक्ष्य में होता है धार्मिक साहित्यिक और लौकिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य को अगर देखा जाए तो धार्मिक साहित्य में मिलता है तुम्हें ब्राह्मण साहित्यिक और ब्रह्मोत्तर साहित्यिक। ब्राह्मण साहित्यिक में होता है वेद, उपनिषद, अरण्य, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, ये सब मिलते हैं। और ब्रह्मोत्तर
ब्रह्मेतर साहित्यिक में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ मिलते हैं। और लौकिक साहित्यिक में होता है ऐतिहासिक ग्रंथ। कौन से ग्रंथ? ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ। गल्प साहित्य ग्रंथ, इस सब चीज़ों को आगे हम चल के बहुत डिटेल्स में देखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं विदेशी यात्रा का विवरण। विदेशी यात्रा के विवरण में क्या था हमने देख रहे हैं यहाँ पर। देखो जो विदेशी लोग आते हैं, यूनानी रोमन लेखक जो आए थे, चीनी लेखक जो आए थे और अरबी लेखक जो आए थे, ये विदेशी थे सब। तो यूनानी लेखक में हम लोग देखें तो इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। कौन आता है? टेसियस आते हैं, हेरोडोटस आते हैं, सिकंदर के साथ आने वाले निरियाकस और अनेस्क्रियस एवं अरिस्टोबुलस। मेगस्थनीस इंडिका के लेखक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। और डायमेकस बिंदुसार के समय में आए थे। डायनोसियस अशोक के समय में आए थे। टालमी जो थे जियोग्राफी के लेखक थे। और प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक थे। ठीक है। उसके बाद अगर चीनी लेखक के बारे में देखा जाए तो चीनी लेखक के बारे में देखा जाए तो फ्रहान आए थे, सुंग यून आए थे, वेनसांग आए थे, इत्संग आए थे। तो ये सब लोग क्या करते हैं, इतिहास भारत के बारे में बताते हैं। और अरबी लेखक आते हैं, तो अरबी लेखक आते हैं तो उसमें अरबी लेखक में कौन कौन से थे? सुलेमान हो गए, अलमसूदी हो गए, अलबरूनी हो गए और इब्न तूता हो गए। तो ये सब लोग आते हैं। और फिर उसको देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य जो थे, अभिलेख हो गए, मुद्राएं हो गए, स्मारक भवन हो गए, मूर्तियाँ हो गई, चित्रकला हो गया। तो ये सब चीज़ें हो गई पुरातात्विक साक्ष्य। तो मतलब कि ये हो गए प्राचीन इतिहास के स्रोत हो गए। इनसे प्राचीन इतिहास के स्रोत मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो ब्रह्मलिपि है, ये ब्रह्मलिपि क्या था? ब्रह्मलिपि अशोक के अधिकतर शिलालेख में ब्रह्मलिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती हैं। खरोष्ठी लिपि, अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। यूनान एवं आर्मेइका लिपि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इन सब लिपियों का प्रयोग हुआ है। फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं, जिनसे उसके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। इन सब नीतियों पर क्या पड़ता है? उनका प्रकाश पड़ता है। मौर्य साम्राज्य के अशोक के अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं, जिनसे उनके साम्राज्य की सीमा, धर्म, शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। मतलब इन पर क्या होता है? प्रकाश कह सकते हैं कि इन पर हम जान पाते हैं कि कैसे कैसे क्या था। उदयगिरी से प्राप्त हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जो उदयगिरी में था हाथी गुम्फा अभिलेख, उससे कलिंग नरेश और खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। शक त्रसप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के शक शासक रुद्रदामन अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इनके संदर्भ में क्या होता है? जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख अभिलेख व शासक। अभिलेख और शासक, हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश और खारवेल के बारे में जानकारी मिलता है। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन सेकंड के बारे में जानकारी मिलती हैं। नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री का जानकारी मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन का मिलता है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक या विजय सेन के बारे में जानकारी मिलता है। भितरी व जूनागढ़ अभिलेख
कंदगुप्त के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। नोट, ध्यान देना, भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारत का सर्वप्रथम जो उल्लेख हाथी गुम्फा में ही मिलता है। किसमें मिलता है? हाथी गुम्फा में मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे, इधर देखते हैं तो ध्यान से देखना थोड़ा सा। वरिष्ठ पुत्री पुलवामी ने नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय व विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्योत्तर गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इन सब्सक्रिप्शन ओनम इंडिकरम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं। सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। 2500 ईसा पूर्व के हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं, जिसे विचार और वस्तुओं के चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप को सबसे पहले इनको क्या मिला था? सफलता मिली थी पढ़ने में। कौन से शिलालेख? अशोक के शिलालेख। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख ही पढ़े जा सके हैं सबसे पहले, जो ईसा पूर्व के 3री सदी में मिले थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि भाई कौन सा अभिलेख स्तंभ लेख जो था कहाँ पे प्राप्त हुआ, किस जगह से, और उसके बाद किस व्यक्ति से संबंधित था और किस समय से था, और उससे क्या विषय वस्तु में मिलता है, अभिलेख की विषय वस्तु क्या थी। ठीक है, तो मेहरौली स्तंभ लेख, मेहरौली जो स्तंभ लेख था, थोड़ा ध्यान देना, मेहरौली स्तंभ लेख मेहरौली और जो दिल्ली में है, मेहरौली में प्राप्त हुआ था, और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में प्राप्त होता है, जो गुप्तकालीन के में ही गुप्तकालीन समय में ये होता है। यह स्तंभ लेख मूलतः ब्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित था, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है, तथा तत्कालीन धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियानों एवं उसके सिंधु के 7 युद्धों के बाद बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का विवरण है। ठीक है, तो ये था मेहरौली स्तंभ लेख के बारे में। फिर हम देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख जो था वो प्रयाग में, इलाहाबाद में जो है प्राप्त हुआ था। ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है और ये गुप्तकालीन से संबंधित है। इस प्रस्तुति में समुद्रगुप्त की विजयों या यशोगान किया गया है। इसकी रचना हरिसेन ने काव्य शैली में की है। फिर उसके बाद आता है बौद्ध स्तंभ लेख, बरहुत में, एमपी मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ है। राजा यशुदेव के बारे में मिलता है और शुंग काल से ये संबंधित है। इस अभिलेख से शुंग वंश की जानकारी का
प्रारंभिक स्रोत है। ठीक है, तो शुंग वंश की जानकारी का प्रारंभिक स्रोत होता है मथुरा स्तंभ लेख। हम देखें मथुरा स्तंभ लेख, ये मथुरा में पाया गया और उत्तर प्रदेश में है। समुद्रगुप्त सेकंड के बारे में, गुप्तकालीन समय में था। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्मी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है तथा महेश्वर समुदाय के उदितचार्य का वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद आता है गरुण स्तंभ लेख, गरुण स्तंभ लेख, हेलियोडोटस स्तंभ और बेसनगर में है, विदिशा में, और भागभद्र में, शुंग काल से संबंधित है। इसमें नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आत्मसंयम, त्याग, सशस्त्रता जैसे नैतिक कार्यों को स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। एरण अभिलेख स्तंभ लेख एरण में प्राप्त हुआ, समुद्रगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन है। यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व के मामले की जानकारी देता है। यह विदर्भी शैली में है। कौन शैली में है? विदर्भी शैली में है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला एरण स्तंभ लेख, फिर से एरण में प्राप्त होता है और ये बुद्धगुप्त के बारे में प्राप्त होता है और गुप्तकालीन होता है। अगर इस अभिलेख के बारे में बात करें तो यह स्तंभ लेख चतुर्भुजी भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण तथा भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का वर्णन प्रस्तुत करता है। इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक प्रयोग किया गया है। भीतरी स्तंभ लेख भीतरी में प्राप्त होता है, समुद्रगुप्त, और ये गुप्तकालीन से संबंधित है। इस स्तंभ लेख में हुणों के आक्रमण का वर्णन एवं स्कंदगुप्त द्वारा विष्णु मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है। बिहार स्तंभ लेख बिहार शरीफ पटना में जो है और स्कंदगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन है। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने तथा एक स्तूप के निर्माण करने का उल्लेख है। भिलसड़ स्तंभ लेख भिलसड़ एटा में है, समुद्रगुप्त फर्स्ट गुप्तकालीन से संबंधित है। कुमारगुप्त प्रथम लेख में गुप्त सम्राटों की वंशावली का विवरण है। इस स्तंभ लेख में कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख मिलता है। कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद आता है एरण स्तंभ लेख। एरण जो मध्य प्रदेश में है, भानुगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन है। इनमें महान परिक्रमी गोपराज के रणभूमि में वीरगति प्राप्त होने एवं उनको पत्नी के चिता पर सती होने का प्रथम उल्लेख है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा तालगुंडा स्तंभ लेख विमोगा मैसूर में जो है, शांतिवर्मन मयूर शर्मन गुप्तकालीन। यह स्तंभ लेख दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कदम्ब शासक मयूर शर्मन के पल्लवों के से संघर्ष का उल्लेख है। आगे हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखेंगे
इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, अगले वीडियो में। हम लोग यहाँ तक देखो पढ़ लिया है। ये हमारे टॉपिक रहे हैं कि भाई अभिलेखों से कैसे हमें क्या करता है, क्या मिलता है, किस तरीके से क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो इसी के आगे में अगर इस तरीके से कंटिन्यू वीडियो पाना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ सदैव रहेंगे। आपको टाइम टू टाइम बैक टू बैक वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।